इतना कुछ सुनने के बाद भी श्रेया बिना कुछ बोले पीयूष के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने देती है। पर पीयूष नफरत भरी निगाहों से श्रेया के विपरीत दिशा में सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और श्रेया उस कटाक्ष उस ताने को अपने सर माथे लगाकर पीयूष को ज़बरदस्ती दवा देती है और पीयूष के ना चाहते हुए भी उसके हाथों का एक्सरसाइज कराती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। पीयूष श्रेया को खरी खोटी सुनाता और श्रेया उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर नंदिनी जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल पीयूष और श्रेया के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएंगी और शायद इसलिए जानबूझकर श्रेया को पीयूष के कमरे में भेजी थी ताकि बंद कमरे में उनके गिले शिकवे दूर हो जाए। शायद एक माँ के नाते उनका सोचना भी जायज़ था। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था श्रेया और पीयूष की ज़िंदगी में। उल्टा एक दिन तो पीयूष इस कदर श्रेया पे चिल्लाया कि श्रेया अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ जब सूप पिलाते वक्त गलती से श्रेया के हाथ से सूप की कटोरी पीयूष के ऊपर गिर जाती है और पीयूष उसे अपने एक हाथ से धक्के मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जत करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम जो किसी की नफरत समझ नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो अब तक इस घर को छोड़कर जा चुकी होती, पर तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखा जिसे अपमानित होने में मज़ा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। पीयूष की हृदय भेदी शब्द सुनकर श्रेया चिक चिक कर रोना चाहती थी, पर रो ना पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीने में इतना तो जान ही गई थी कि वो इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उनके सास ससुर उन्हें सर आँखों पर रखा है, इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर घुटती रहती। रात के अंधियारे में अपनी तन्हाइयों में अपने अकेलेपन में जी भर रोती और मन ही मन कहती, एक बार पीयूष जी की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियाँ को तोड़कर इस घर से और पीयूष जी की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए हैं। पति की करवाहट ने श्रेया को इस कदर तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर पीयूष ठीक होने लगा। वह अब उठकर बैठने लगा। श्रेया का निस्वार्थ सेवा भाव उसके तकलीफ़ों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और करवाहटें कम होती गई। अब पीयूष श्रेया की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वो उस पर चिल्लाता भी था, पर श्रेया के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला। देखते देखते कब 2 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। अब तक पीयूष के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर श्रेया के जख्म आज भी हरे थे जिस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। हाँ, नंदिनी जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से पीयूष का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को श्रेया ने नंदिनी जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जहां उसके साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। श्रेया के भजन के साथ उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए
चिंतित होकर नंदिनी जी श्रेया को देखने उसके कमरे में जाती हैं, जहाँ श्रेया नहीं दिखती। वो भागकर पीयूष के कमरे में जाती हैं, वहाँ भी श्रेया नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान नंदिनी जी सुभाष जी के पास आती हैं। उन्हें कहती है श्रेया नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं, ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती, फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते नंदिनी जी रोने लगती है। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी नंदिनी, तुम ठीक से नहीं देखी होगी। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। ऐसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए सुभाष जी श्रेया बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ता है, जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फ़र्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी, माँ। उसके बाद लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी श्रेया। सुभाष जी खत पढ़ने के बाद नंदिनी जी की तरफ भागते हैं और नंदिनी जी को खत देते हुए कहते हैं, नंदिनी जी, श्रेया हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया है नंदिनी जी। ऐसा कहकर सुभाष जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया इन 6 महीनों में नंदिनी जी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे। चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर सुभाष जी बैठ जाते हैं। पीयूष के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है श्रेया जहाँ होगी ठीक होगी और एक दिन ज़रूर वापस आएगी। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर देख लीजिएगा। तब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा आएँ। ठीक है कहकर सुभाष जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और नंदिनी जी पीयूष का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती है। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती है, उठ बेटा पीयूष, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर। जी माँ कहकर पीयूष आहिस्ते से उठकर बैठता है और नंदिनी जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ आज सुबह सुबह वो आपकी कहते हुए शांत हो जाता है। पर नंदिनी जी समझ जाती है कि पीयूष श्रेया की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहती है, वो अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे में बेटा, क्योंकि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती हैं। नंदिनी जी की बातों से खुश होना चाह रहा था पीयूष, पर वो खुश नहीं हो पाया। शायद एक कमी सी खली थी आज पहली बार उसे श्रेया के लिए। पर अपने दिल की ना सुन कर वह नंदिनी जी को कहता है, अच्छा हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल ही गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा। ठीक है कहकर नंदिनी जी पीयूष को नाश्ता और दवा देकर चली जाती है। पर पीयूष कहीं न कहीं बेचैन था। उसे इंतज़ार था श्रेया के एक झलक का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि श्रेया उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस श्रेया के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी और शायद श्रेया उसकी कमजोरी बन चुकी थी।
ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में पीयूष का दिल श्रेया के प्रति नहीं पिघलता था। जब वो नींद में सोई रहती थी तो उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भांप लेता, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुषत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने न दिया। वो जितनी नफरत करता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर पीयूष कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता श्रेया की थाली में। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे श्रेया के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल पाता तो श्रेया उसके पास होती। इधर सुभाष जी पुलिस स्टेशन न जाकर अमन के घर पर जाते हैं जहाँ श्रेया थी, और ये बात सिर्फ सुभाष जी और अमन को पता था। दरअसल जब श्रेया घर छोड़कर जा रही थी तब सुभाष जी पानी पीने के लिए उठे थे। वो चाहते तो श्रेया को रोक सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो चाहते थे कि श्रेया को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। इसी कारण उन्होंने अमन को फ़ोन करके श्रेया के जाने की खबर दे दी है, ताकि श्रेया उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके और वो तब तक श्रेया के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ले। वो नहीं चाहते थे कि श्रेया और अपमानित हो और घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते पीयूष के कमरे से पीयूष की हृदय भेदी शब्द श्रेया के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनके दोस्ती के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि श्रेया अकेली नहीं है, उसके साथ हम उसके रक्षक बनकर। पर वो आज गलत साबित हो गए। 3 जिंदगियों को बर्बाद करके वो खुद की नज़रों में गिर चुके थे, इसलिए उनके अंदर न इतनी हिम्मत थी और न हालात थे कि वो पीयूष को कुछ कह सके। वो बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का एक यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं न कहीं पीयूष इस वचन की बेड़ियों से बंध चुका था। तभी तो टीना से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते सुभाष जी अमन के घर पहुंच जाते हैं और श्रेया से मिलकर कहते हैं, श्रेया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया तुम्हारे हक को दिलाने में। मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों अमन जी को कहकर रोक लिया मुझे यहाँ? प्लीज़ पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच। कहते कहते पिलक पड़ती है श्रेया। कैसे कर दूँ आज़ाद बेटा तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूँ तुम यहीं रहोगी अमन के पास। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा और अपने पैरों पर खड़ा कराऊँगा, इसलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर सुभाष जी श्रेया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इधर सुभाष जी श्रेया के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर रहे थे, और उधर पीयूष की ज़िंदगी जैसे थम सी गई। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी रूप में श्रेया को याद कर ही लेता। श्रेया की कमी पीयूष को ही नहीं बल्कि उठते बैठते नंदिनी जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से श्रेया के नाम के आंसू भी छलक उठते थे, पर आस की किरण बुझ चुकी थी।
कई दिन हो गए थे श्रेया को गए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर पीयूष भी श्रेया की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज़ श्रेया को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना माँ, वो मेरी आदत हो गई थी। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ माँ, प्लीज़ उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ माँ। मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं उसके वचन की बेरियों में बंधना चाहता हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था पीयूष, जिसे देखकर नंदिनी जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगती है, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। ये उसका प्यार ही था जो नफरत के सख्त बेरियों में जकड़ा हुआ था, पर आज ये बेरियां टूट चुकी थी, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश होती हैं और श्रेया के लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगती हैं। ये खुशखबरी नंदिनी जी सुभाष जी को सुनाने जाती है और सुभाष जी भी सुनकर खुश हो जाते हैं। आखिर वे लोग भी तो यही चाहते थे कि पीयूष को एहसास हो कि श्रेया की कमी का, पर अचानक से नंदिनी जी उदास हो जाती हैं और कहती हैं, पीयूष के पापा श्रेया को गए आज 8 दिन हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं है हमें। कहाँ गई होगी हमारी बच्ची। मुझे पता है नंदिनी श्रेया कहाँ है, पर क्या वो पीयूष की ज़िंदगी में वापस आना चाहेगी। सुभाष जी भी थोड़ा गंभीरता भरे लहजे में कहते हैं, जी आपको पता है श्रेया कहाँ है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। खुश होते हुए नंदिनी जी कहती है, हाँ नंदिनी वो अमन के घर पर है, पर ये बात अभी पीयूष को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीयूष आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ श्रेया को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोचे। गंभीरतापूर्वक सुभाष जी कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसे ही होगा। ऐसा कहकर नंदिनी जी रसोई में अपना काम निपटाने चली जाती हैं। इधर पीयूष की हल्की आँख ही लगी थी कि उसे ऐसा लगा मानो श्रेया उसके पास खामोश खड़ी है। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वो उसके मुंह से शब्द सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। उसके गेसुओं में वो उलझना चाह रहा था, पर नहीं उलझ पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो श्रेया से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके ओंठ सिल गए थे। वो श्रेया को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाह रहा था और वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर, कि तभी अचानक नहीं की चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है और उसके आंखों से दर्द भरे आंसू छलक उठते हैं। श्रेया का एहसास उसके कतरे कतरे में बस गया था। वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। शायद वो ही थी इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई पीयूष पर हावी हो गया। पीयूष अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़कियों से मिला, पर श्रेया जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़कियां आज तक न देखा, न मिला। सच में वो दीवाना हो गया था श्रेया के खामोशी का, उसके धैर्य का। वो कई बार टीना से उसकी तुलना करता, पर हर बार श्रेया टीना से कहीं बेहतर साबित होती। टीना उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती थी, और श्रेया आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी। तभी तो अभी तक वो समर्पित थी एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते पीयूष आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और नंदिनी जी और सुभाष जी को आवाज़ लगाने लगता है, माँ माँ कहाँ हैं आप,
मुझे आप लोगों से बात करनी है। पीयूष की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी और सुभाष जी बाहर आते हैं और सबसे पहले पीयूष को सोफ़ा पर बैठाते हुए सुभाष जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते अपने कमरे में, तुम्हें उठकर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो पीयूष बेटा। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी के अभी श्रेया को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू 8 दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे वापस श्रेया को अपनी ज़िंदगी में लाना है। पीयूष की बातों से श्रेया के लिए बेचैनी देखकर अब तक सुभाष जी को पूरा विश्वास हो गया था कि पीयूष सच में श्रेया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए वो पीयूष को भरोसा दिलाते हैं कि श्रेया जल्द से जल्द वापस घर लौट आएगी और वो श्रेया को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर सुभाष जी नंदिनी जी को कहते हैं कि पीयूष को अंदर अपने कमरे में ले जा और आराम करने कहें। पीयूष नंदिनी जी के साथ कमरे में चला जाता है और सुभाष जी श्रेया से मिलने अमन के घर की घंटी बजती है। टिंग टोंग। अमन आकर दरवाज़ा खोलता है और श्रेया को आवाज़ देता है, श्रेया भाभी। आवाज़ सुनकर श्रेया आती है और सुभाष जी को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पीयूष तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। सुभाष जी याचिताकर्ता की तरह श्रेया से याचना कर रहे थे। नहीं पापा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी, बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी इन रिश्तों के बोझ से। मैं और अपमानित नहीं होना चाहती पापा जी। कहते कहते रो पड़ती है श्रेया। मत रो बेटा, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने पीयूष की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखा है, तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लौट आओ बेटा, लौट आओ। कहते कहते भावुक हो जाते हैं सुभाष जी। सुभाष जी को भावुक देखकर श्रेया जी पापा जी कहकर सुभाष जी से ऐसे लिपट कर रोने लगी जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपट कर रोती है। आज देखा जाए तो सुभाष जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया था। वह ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरी तरह सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वो सफल भी हुए। इधर श्रेया अपने थोड़े बहुत सामान बांधती है और उधर सुभाष जी नंदिनी जी को फ़ोन करके कहते हैं, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। श्रेया के आने की खबर सुनकर नंदिनी जी खुशी से झूम उठती है और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतज़ार करने लगती है। और जैसे ही सुभाष जी श्रेया को लेकर आते हैं, नंदिनी जी उसका फिर से गृह प्रवेश करती है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर इस कदर रोई जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। सच में बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे सास ससुर। श्रेया खुद खुशकिस्मत थी जो माता पिता समान सास ससुर मिले थे। नंदिनी जी से मिलकर श्रेया भी काफ़ी खुश थी और अंदर अंदर एक बेचैनी थी, पिया मिलन की बेचैनी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में पीयूष जी भी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। यही सब सोचकर श्रेया के गाल सुर्ख लाल हो रहे थे, आंखों में शर्म का पानी तैर रहा था, होठों पर मध्यम मुस्कान दिख रही थी। आज प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था, पर
अब तक तो पीयूष को पता ही नहीं था कि श्रेया लौट चुकी है, क्योंकि वो तो श्रेया की यादों में लिपटकर नींद की आगोश में था। खैर, नंदिनी जी श्रेया को पीयूष के कमरे में जाकर आराम करने बोलती हैं और सुभाष जी और नंदिनी जी अपने कमरे में खुशी खुशी चले जाते हैं। श्रेया धीमे कदमों से पीयूष के कमरे में जाती है और आहिस्ते से पीयूष के पास आकर बैठ जाती है। पीयूष गहरी नींद में सो रहा था और श्रेया उसे अपलक निहार रही थी। आज पहली बार वो पीयूष को अपने हमसफ़र की नज़रों से देख रही थी कि अचानक उसे पीयूष की कई वही सब बातें याद आने लगती है जिससे वो आहत होती थी। वो झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही उठकर जाने लगती है वैसे ही पीयूष उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ श्रेया, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में भी परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना श्रेया। मैं मर जाऊँगा अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे आँखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। पर लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मैं उन 7 वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो श्रेया, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो। नहीं सहन होती तुम्हारी ये खामोशी। डर लगता है तुम्हारी खामोशी से। भगवान के लिए निकाल दो अपने दिल के दर्द को श्रेया। कह डालो तुम्हें जो कहना है। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने है। कह दो श्रेया, आज अपने ओठों को मत सीलो। कह दो जो कहना है। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ श्रेया। पीयूष बस आज सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था। वो हाले दिल सुना देना चाहता था, पर श्रेया अब तक खामोश थी, जड़वट सी खड़ी थी। बस आंखों से निर्जर धारा बहे जा रहे थे। शायद उसके खामोशी से निकले आंसू वो सभी दर्द के थे जो पीयूष ने अब तक दिया था। वो उसे बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी न आए। आज उसका पति पानी ग्रहण करने को तैयार था। हर शर्त पर वचन की बेड़ियों को तोड़कर रिश्तों की बेड़ियों में बंधने को तैयार था, पर श्रेया डर रही थी इस ख्वाब रूपी सच से, इसलिए खामोश थी। उसकी खामोशी पीयूष को बेचैनी कर रही थी, इसलिए वो बेड से उतरकर श्रेया के सामने जाता है और झुक जाता है उसके सामने, बिल्कुल किसी भिक्षुक की तरह, और भीख मांगने लगता है अपने प्यार की। क्या सच में सच्ची मोहब्बत बदल देती है किसी इंसान को? आज श्रेया भी वही देख रही थी, वो नफ़रत की दास्तां और ये प्यार की दास्तां देखकर श्रेया खुद को रोक नहीं पाई और पीयूष के सीने से लग जाती है और रो पड़ती है उसकी दीवानगी में। पीयूष भी उसे बाहों के आगोश में भरकर भावुक हो जाता है। आज सही मायने में इस रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। जो रिश्ता वचन की बेड़ियों में बंधी थी, वो आज प्यार के बंधन में बंध चुकी थी।